बात करते हैं मार्केट के लॉन्ग टर्म आउटलुक की। मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी रणनीति क्या है। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। सौरभ जी, इस समय एक डिबेट चल रही है कि क्या ग्लोबल इन्वेस्टिंग करें या इंडिया में ही इस समय मौके ढूंढें, क्योंकि हमारी मार्केट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली क्योंकि आप भी काफ़ी जाने जाते हैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए, तो इस समय आपका क्या व्यू होगा, क्या नज़रिया रहेगा इस समय करंट मार्केट सिनेरियो को देखकर? सूरज, मुझे दो अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं एंड टू एरियाज ऑफ डेंजर दिख रहा है, राइट। सो पहला अपॉर्चुनिटी है हमको जो दिख रहा है, इंडिया में क्वालिटी का इस साल अच्छा कम बैक हो रहा है, राइट। तो 4 साल बेधड़क पिटाई हुई थी क्वालिटी की। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स, मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, वैसे स्टॉक्स की 4 साल इंडिया में पिटाई हुई थी। 2026 में अच्छी रिकवरी दिख रही है क्वालिटी में, वैल्यूएशन भी वाजिब है, अर्निंग्स ग्रोथ भी करीबन हाई टीन्स में आ रही है, 17-18% अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है। और क्वालिटी इन्वेस्टिंग का मेरे ख्याल से एक कमबैक इंडिया में लॉन्ग ओवरड्यू था, वो इस साल आ चुका है। जो दूसरा हमको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, स्मॉल एंड मिड कैप्स इन यूरोप एंड अमेरिका करीबन 30 ईयर डिस्काउंट पे है। 30 ईयर का हाईएस्ट डिस्काउंट है बिटवीन स्मॉल एंड मिड कैप्स इन यूरोप एंड अमेरिका और वहां का लार्ज कैप। और अर्निंग्स ग्रोथ वहां पे यूरोप अमेरिका में स्मॉल एंड मिड कैप्स का अर्निंग्स ग्रोथ, डॉलर में बात कर रहा हूँ, 16-17% दिख रहा है। वैल्यूएशन 15-16 पी है। सो मिड कैप्स एडवांस्ड मार्केट्स में, डेवलप्ड मार्केट्स में, और हमारे देश में क्वालिटी लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, ये दो मुझे अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं। खतरे की घंटी बज रही है मैक्स 7 के लिए, वहां वैल्यूएशन मुझे स्ट्रेच लग रहा है। और बैक इन इंडिया आई थिंक स्मॉल एंड मिड कैप में अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे 30-40 पी पे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। अंडरलाइंग ईपीएस ग्रोथ उतनी नहीं है। ओके, तो फिर इस समय अप्रोच क्या रखें? मतलब आपने थ्रेट और अपॉर्चुनिटी बता दी, इस समय कहाँ पर पैसा लगाएं? फ्रेश पैसा अगर लगाना है तो भारतीय मार्केट में। सो अगर मैं एसेट एलोकेशन के नजरिए से देखूं, हमारी जो सलाह रहती है हमारे क्लाइंट्स को कि इक्विटी एलोकेशन का 1/3 वेस्टर्न वर्ल्ड में कीजिए, इंक्लूडिंग ईस्ट एशिया, और 2/3 इंडिया में रखिए, राइट। मेरे केस में 50-50 है, बट बस मैं थोड़ा ज्यादा वेस्ट में एक्सपोज हूँ, बट वन थर्ड वेस्ट, 2/3 इंडिया, मेरे ख्याल से वो एसेट एलोकेशन लॉजिकल इक्विटीज के नजरिए से देखे तो। और स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली इंडिया में मुझे क्वालिटी चीप लग रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ जिस प्रकार से मुझे एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, टाइटन, पीडिलाइट, डिवीज लैब, जिस प्रकार से अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी क्वालिटी स्टॉक्स में दिख रही है हमको, उसके उसके मुकाबले वैल्यूएशंस, एज आई वाज सेइंग, 5 साल में पिटाई हुई है, इसलिए वाजिब दाम में उपलब्ध है। सो निफ्टी के अंदर अगर लार्ज कैप के अंदर बात करें, इंडेक्स इटसेल्फ 16-17 पीक पे है। इंडेक्स की अर्निंग्स ग्रोथ कुछ खास आएगी नहीं। आई डोंट थिंक निफ्टी की 1Q में या इवन सेकंड क्वार्टर में कुछ खास अर्निंग्स ग्रोथ बैठेगी, बट क्वालिटी की अर्निंग्स ग्रोथ 16-17-18% आ रही है। स्ट्रॉन्ग पिकअप रहा है लास्ट 4-5 क्वार्टर में अर्निंग क्वालिटी कंपनीज के अर्निंग्स ग्रोथ में, और उसके मुकाबले क्वालिटी सस्ती है। रणनीति की तरफ से अगर देखें तो क्वालिटी में एलोकेशन बढ़ाना जायज है, लॉजिकल है इंडिया में। क्वालिटी का जिक्र आपने करा, देखिए अब तक की इस बातचीत में काफ़ी किया। सौरभ जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बीते एक महीने में एक डिस्कशन और हुआ। लास्ट 5 जून से एआई स्टॉक्स का कोलैप्स और चिप स्टॉक्स का कोलैप्स शुरू हुआ 5 जून के आसपास से। पहली बार ये रैली इतनी चैलेंज हुई है ना। मीनवाइल निफ्टी आईटी का बिल्डअप, इस पूरे दौर में निफ्टी आईटी सिंक होता रहा। अभी ये क्रॉस कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है? और टीसीएस के नंबर्स आए, इस पर आपका कमेंट। हाँ जी, तो दो अलग अलग पहलू हैं आईटी एआई के डिबेट के। पहला है अंडरलाइंग एआई एआई का इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे, और दूसरा है वैल्यूएशंस का जो बहस है। वैल्यूएशंस के बहस में मेरे ख्याल से आंसर काफी क्लियर है। एआई एआई स्टॉक्स, जो मैक्स 7 स्टॉक्स हैं, जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं, मेमोरी स्टॉक्स हैं, उनके वैल्यूएशंस एक्सेसिव लग रहे हैं हमको। इस साल जनवरी से लग रहे थे। हम अंडरवेट चले गए थे जनवरी में एआई सेमीकंडक्टर स्पेस के ऊपर। सो 45% ऑफ S&P 500 इज नाउ एआई सेमीकंडक्टर। उसके मुकाबले हमारे पोर्टफोलियो का केवल 30% इज एआई सेमीकंडक्टर है। तो वैल्यूएशंस का बहस, मेरे ख्याल से हमारी जो सोच है कि महंगे हैं एआई स्टॉक्स, चेतावनी बरतनी चाहिए।
दूसरा मुद्दा है इकोनॉमी पे इम्पैक्ट। वो मेरे ख्याल से करारा रहेगा। हमने ब्रेक पॉइंट किताब में समझाया है कि जॉब लॉसेस का माहौल बरकरार रहेगा, और टीसीएस के रिजल्ट्स पे भी इसका असर दिख रहा है। टीसीएस के रेवेन्यूज देखिए, एआई वाले रेवेन्यूज करीबन 15% भागे, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ केवल 5% थी। दैट मीन्स नॉन नॉन एआई रेवेन्यू टीसीएस का श्रिंक हो रहा है। मेरे ख्याल से 5-6% से टीसीएस का नॉन एआई रेवेन्यू श्रिंक हो रहा है। और सिंस मेजॉरिटी ऑफ टीसीएस की रेवेन्यू नॉन एआई है, ये जो ड्रैग रहेगा, राइट, कि नॉन एआई रेवेन्यू नॉन एआई धंधा टूटता रहेगा, वो ड्रैग मेरे ख्याल से हमारे मोस्ट आईटी सर्विसेज स्टॉक्स के ऊपर वो ड्रैग बरकरार रहेगा कि एआई तो आगे भाग रहा है, बट आपका जो मेजॉरिटी बिजनेस है वो पीछे जा रहा है, राइट। उसका जॉब लॉसेस के ऊपर इम्पैक्ट है, आपके ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट है। 4-5% रेवेन्यू ग्रोथ में मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होल्डिंग अ लॉट ऑफ आईटी इन माय इंडियन पोर्टफोलियो। थोड़ा सा बाजार के अलाइनमेंट की बात करते हैं। ये लगभग आप समझिएगा कि 24 के अंत से हम एफआईएस का एग्जिट देख रहे हैं। सीरियस एग्जिट था, कैश में, इंडेक्स में काफ़ी शॉर्ट रहे थे। काफ़ी समय बाद, जब मैं स्पेशली जिस टाइम फ्रेम का जिक्र कर रहा हूँ, पिछले एक महीने से उनकी बाइंग एफर्ट्स विजिबल है, उनकी पोजिशनिंग डेरिवेटिव्स में थोड़ी सी अगर आप देखें अच्छी लग रही है। ऐसे में क्योंकि आपका निवेश बैंकों में भी है, निजी बड़े बैंकों में, अलाइनमेंट आपका बैंकों में कैसा लग रहा है? और जिस प्रकार की क्वार्टरली अपडेट्स आए, अभी तो नंबर ड्यू है, जो दिए हैं उन्होंने 16% की अगर आप देखें डिपॉजिट और डिस्बर्समेंट ग्रोथ, आपका सेंस क्या कह रहा है इस वक्त पीएसयू, ये प्राइवेट बैंक्स पे, मेजर प्राइवेट बैंक्स पे? तो क्वालिटी कमबैक का थीम्स बैंक में भी दिख रहा है। तो प्राइवेट बैंक्स पे, जैसे आपने सटीक बोला, प्राइवेट बैंक्स पे तो मुझे लग रहा है अच्छे प्राइवेट बैंक्स में हाई टीन्स की ईपीएस ग्रोथ की भी संभावना है 1Q में। बट पीएसयू बैंक्स जो 3-4 साल बढ़िया चले थे, पीएसयू बैंक्स में वो अब जोश नहीं दिख रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ में उनकी दिक्कतें अब सामने आ रही है बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट में। उस प्रकार से पीएसयू बैंक ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं जो वो 21-22-23 में दिखा रहे थे। सो क्वालिटी कमबैक की स्टोरी प्राइवेट बैंक्स में भी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है वर्सेस पीएसयू बैंक। एंड आई थिंक ये पूरा ब्रॉडर इकोनॉमी का भी स्टोरी क्वालिटी कमबैक है, व्हिच इज व्हाई आप सटीक बोल रहे हो, विदेशी इन्वेस्टर वापस आ रहा है, उसको उसको निवेश करना है इंडियन क्वालिटी में। मेरी एक विनती है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 2018 तक इंडिया एलटीसीजीटी चार्ज नहीं करती थी। 2018 में एलटीसीजीटी 10% पे लाया गया, 2024 में इसको 12.5 कर दिया गया। हमारा देश दुनिया का इकलौता मार्केट है जो विदेशी निवेशक पर इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स चार्ज करता है। यूएसए नहीं करती, यूके नहीं करती, साउथ ईस्ट एशिया के बड़े मार्केट नहीं करते। अगर हम विदेशी निवेशक के ऊपर इक्विटी सीजीटी हटा दें, मुझे लगता है दबा के विदेशी पैसा इंडियन मार्केट में वापस आएगा। चलिए, जो मेरा अगला सवाल है ना आपसे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मुझे एक और चीज़ अपने लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी कि मैं एआई को कितना ट्रस्ट करूं। आपने पिछले कुछ समय में क्या ये 3 स्टॉक्स, नैटको फार्मा, गोदरेज एग्रोवेट और यूरेका फोर्ब्स, इनको अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है? और अगर हाँ, तो क्या रैशनल रहे उनके? तो तो एआई की खूबी क्या है अनुज, की एआई हमेशा कंसिस्टेंट एक स्टोरी देता है। वो स्टोरी कभी सच होता है, कभी कभी लेस देन सच होता है। तो नेटको हमारे पोर्टफोलियो में है। अलग अलग पोर्टफोलियोज में नेटको में हम पोजीशन बना रहे हैं। हमको अच्छी लग रही है कंपनी, सस्ते में मिल रही थी 2-3 महीने पहले तो बहुत सस्ती थी। अभी भी मेरे ख्याल से गिवन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी स्टॉक सस्ती मिल रही है। दूसरे जो दोनों स्टॉक्स का जिक्र किया, राइट, उसमें हम शेयर होल्डर थे, 2 साल शेयर होल्डर थे, बट वो स्टॉक महंगे हो गए, राइट। वो जो स्मॉल कैप रैली जो चलती रही उसमें वो महंगे हो गए। सो करीबन 6-8 महीने पहले इन दोनों स्टॉक से अनुज हम निकल आए। बट नैटको में हम लास्ट 6-8 महीने में एक्चुअली पोजीशन बढ़ाई है हमने। सौरभ जी, मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल की डिस्कशन में आपने एक बड़ी अच्छी बैट ली थी। आपने डायग्नोस्टिक स्पेस में कुछ स्टॉक्स स्क्रिप्ट्स लोकेट किए थे, है ना? सो फार मेरे ख्याल से कल तक भी ये इंडेक्स निफ्टी हेल्थ केयर ऑल टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अभी हेल्थ केयर पे, डायग्नोस्टिक्स पे, हॉस्पिटल्स पे आपका व्यू क्या कह रहा है? तो देखिए, इस ये वाली जो स्पेस है ये हमको अट्रैक्टिव लगती है 2 अलग-अलग वजह से। पहला तो अगर इंडिया के अंदर देखें, भारत सरकार पुल बैक कर रही है प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर। सरकार बोल रही है कि हम आयुष्मान भारत
हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का को सपोर्ट करेंगे, बट पब्लिक को अपना हेल्थ केयर खुद संभाल लेना है। तो जाहिर है वैसे माहौल में वो डायग्नोस्टिक्स, फार्मा, हॉस्पिटल्स, ये पूरा स्पेस आगे बढ़ता रहेगा और इसमें हमारी सिग्निफिकेंट निवेश बनी बनी रहेगी। जो एक्स्ट्रा डायमेंशन जो मुझे आते दिख रहा है, जैसे जैसे रुपी 100 की तरफ जाएगी, रुपी कमजोर होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे और साइन होंगे, ईयू के साथ हो चुके हैं, उम्मीद है अमेरिका के साथ भी होगा। तो फार्मा और एपीआई स्पेस को एक एक्सपोर्ट में और एक छलांग मिलेगी, राइट? चाइना प्लस वन प्ले एक्सपोर्ट में बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो फार्मा में और एक किकर है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दिशा में भी जाएंगे, और हम ढूंढते रहते हैं मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज जो दोनों डोमेस्टिक और विदेशी स्टोरी को खेल पाए, उसमें थोड़ा सा काम कर रहे हैं। बट डोमेस्टिक हेल्थ केयर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा, एपीआई बड़ा स्टोरी है, आने वाले साल में मेरे ख्याल से अच्छा करेगा। ये केमिकल स्पेस में आपके पास पहले कुछ स्टॉक्स हुआ करते थे जैसे नियोजेन और विनती, अभी भी हैं क्या, और इस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, कोशिश तो करते रहते हैं, वो दोनों नेम जो आपने लिए उन्होंने शायद उसमें नहीं, बट हम अलग अलग स्पेस में कोशिश करते रहते हैं। बट चाइना का डंपिंग अभी भी तोड़फोड़ है। बोथ यूरोपियन मार्केट में चाइना माल ठोक रहा है, इंडिया में प्रवेश करता रहता है। सो हमारे देश के केमिकल कंपनीज के लिए चाइना के साथ टक्कर देना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। कोविड में जो 2 साल डिसरप्शन हुई थी, वहां पे हमारे कंपनीज को इन अ वे शेल्टर मिल गया था, चाइना के पिटाई से शेल्टर मिल गया था। बट उसके बाद से बेधड़क डंपिंग चली है चाइना की। हमारे डोमेस्टिक कंपनीज एंटी डंपिंग ड्यूटी, एडीडी का प्रोटेक्शन मांगते रहते हैं, बट वो धीरे धीरे आती है। सो इसलिए केमिकल्स पे अभी भी हमारी कॉशियस स्टांस बरकरार है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एफटीए के बदौलत, करेंसी टूटने के बदौलत हम खोजते रहते हैं अच्छे केमिकल स्टॉक्स को। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, बाजार की प्लेसमेंट पे, और एक तुलना ग्लोबल मार्केट से भी आपने करी, और क्वालिटी शब्द वो अवेलेबल है मार्केट में, उसको चेज करने का वक्त है। ये आपकी राय आज की इस डिस्कशन की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखिए आपने।